अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? डू यू इमेजिन इट टू बी अ सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और अ होलो बॉल विद अ थिक कवर ऑफ रॉक्स? जब भी हम अर्थ के नेचर के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो हमारी अर्थ है वो सॉलिड बॉल की तरह है, जैसे एक क्रिकेट बॉल होती है, या फिर एक होलो बॉल की तरह है विथ अ थिक कवर ऑफ रॉक्स, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कभी आपने वोल्केनिक इरप्शंस की इमेजेस देखी हैं टीवी पर या कभी इंटरनेट में? ठीक है, तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर से हॉट मोल्टन लावा निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और बहुत सारा स्मोक देखने के लिए भी हमें मिलता है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमारी अर्थ के अंदर हॉट मोल्टन लावा भी प्रेजेंट होता है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो समझने के लिए हम सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंसेस पर ही रिलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है और किसी भी इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा डेप्थ तक कोई जा सके और वहाँ से एविडेंसेस को कलेक्ट करे और जिसको हम एनालाइज करके अर्थ के बारे में समझ सके। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू ही अर्थ के इंटीरियर को समझते हैं। Configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth। यानी कि जो भी हमें अर्थ सरफेस पर फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं वो उन सभी का नतीजा है, उन सभी प्रोसेस का नतीजा है जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में काम कर रही हैं। जैसे एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक प्रोसेस जो हैं वो साथ मिलकर लैंडस्केप को शेप देते हैं। अब एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक प्रोसेस क्या होती हैं? एक्सोजेनिक, एक्सो यानी कि एक्सटीरियर और जेनिक, जेनिक यानी कि वो जेनेसिस वर्ड से आया है। तो जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि एक्सटीरियर और ओरिजिन यानी कि वो सारे फोर्सेस, वो सारी प्रोसेस जो अर्थ के बाहर, ठीक है, ओरिजिन होते हैं, उनको कहते हैं हम एक्सोजेनिक फोर्सेस। इंडोजेनिक फोर्सेस, इंडो यानी कि इंटीरियर, जेनिक यानी कि जेनेसिस। तो वो सारी फोर्सेस, वो सारे प्रोसेस जो अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिन होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस। तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक प्रोसेस दोनों साथ मिलकर अर्थ के लैंडस्केप को शेप देते हैं। ठीक है, proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if the effects of endogenic process are ignored। यानी कि किसी भी रीजन के फिजियोग्राफिक कैरेक्टर को समझने के लिए हमें एंडोजेनिक प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोग्राफिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? फिजियोग्राफी यानी कि हमें अर्थ सरफेस पर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर वैली है, कहीं पर हमें प्लेन एरिया देखने के लिए मिलता है, कहीं पर प्लेट्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? हमारी फिजियोग्राफी है उस पर्टिकुलर रीजन की। तो उस फिजियोग्राफी को समझने के लिए हमें एंडोजेनिक प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ह्यूमन लाइफ इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। और किसी भी रीजन की फिजियोग्राफी ह्यूमन लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जैसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उन फोर्सेस को समझें जो लैंडस्केप डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। जैसे कि वाई द अर्थ शेक, वाई द अर्थ शेक का मतलब कि अर्थक्वेक क्यों आता है और सुनामी वेव्स कैसे जनरेट होती हैं। तो इन सभी को समझने के लिए हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिटेल में समझना ही पड़ेगा, तभी हम इनके रीजंस को अच्छे से समझ सकते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था जो हमारा मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो किसकी फॉर्म्स में है? लेयर्स की फॉर्म में, क्रस्ट से लेकर कोर तक। और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इन डिफरेंट लेयर्स की, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसी चीज़ को हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। तो जो हमारी अर्थ की रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। तो ये किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि सेंटर ऑफ द अर्थ तक पहुंच सके और वहां से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करे और ऑब्जर्वेशन हम उससे कुछ कर सके। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ आर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। तो हमारी जो ज़्यादातर नॉलेज है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग वो हमें
वो एस्टीमेट्स और इन्फ्रेंसेस पर ही बेस्ड है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझने के लिए हमें दो तरह के सोर्सेज पढ़ने होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्ट सोर्सेज की, तो यहाँ पर हमें बेसिकली 3 सोर्सेज के बारे में बताया गया है। पहले यहाँ पे बात की गई है माइनिंग की, यहाँ पर ड्रिलिंग और यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ये हमारे 3 डायरेक्ट सोर्सेज हैं जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले अगर हम बात करें कि जो मोस्ट ईजिली अवेलेबल मटेरियल है वो सरफेस रॉक्स हैं। ठीक है, जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग करते दौरान जो हमें सरफेस रॉक्स मिलते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं और अपनी अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक डीप हैं। ठीक है, यानी कि 3 से 4 किलोमीटर तक की गहराई से जो भी हमें सरफेस रॉक्स मिले हमने उनके दौरान अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है, दूसरा जो सोर्स हमारे पास आता है वो है ड्रिलिंग। तो साइंटिस्ट माइनिंग के अलावा ड्रिलिंग और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, जो डीपेस्ट ड्रिल है वो कोला में है, आर्कटिक ओशन में, और उसकी जो डेप्थ है वो 12 किलोमीटर तक है। तो यहाँ से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अर्थ के इंटीरियर्स के रिगार्डिंग। अब थर्ड हमारे पास में जो सोर्स है डायरेक्ट सोर्सेज का वो है वोल्केनिक इरप्शन। यानी कि अभी हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा था कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसके अंदर से स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, फ्लेम और क्या निकलता है, बहुत सारा हॉट मोल्टन लावा। ठीक है, अभी जो हॉट मोल्टन लावा होता है ये जब अर्थ सरफेस पर आता है तो इसको साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट सोर्सेज की, तो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें जो माइनिंग से ऑब्जर्वेशन मिला, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है और डेंसिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे हमारे पास में अनदर सोर्स आ जाते हैं मिटियोर्स, फिर यहाँ पे ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सीस्मिक एक्टिविटी। तो ये कुछ हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं। तो पहले जैसे मैंने बताया कि माइनिंग एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिला, तो जब हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है, यानी ये हमारी अर्थ सरफेस का एक पीस है, ठीक है, एक हिस्सा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से हम माइनिंग कर रहे हैं। तो माइनिंग करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, सरफेस से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सरफेस से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो अब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है, हम अर्थ के इंटीरियर की कंडीशंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि हम अर्थ के इतने इंटीरियर में जा रहे हैं तो अर्थ की कंडीशन ऐसी होगी। ठीक है, पहला हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे बात की गई है डेंसिटी ऑफ मटेरियल के बारे में। ठीक है, कि जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे आते हैं, ठीक है, अर्थ सरफेस से हम नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं तो जो मटेरियल की डेंसिटी है वो भी इंक्रीज़ होती है। अब मटेरियल की डेंसिटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, साइंटिस्ट क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का रेट ऑफ चेंज मेज़र करके अर्थ की लेयर्स के का जो प्रेशर और टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ों के बारे में बात की। पहला है हमारा कि जो माइनिंग एक्टिविटीज़ के दौरान हमें ऑब्जर्वेशन मिले कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। फिर डेंसिटी के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारे पास में अनदर सोर्स है वो है मिटियोर्स। ठीक है, मिटियोर्स, मिटियोराइट्स और मिटियोरॉइड्स। तो मिटियोरॉइड्स क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारे स्पेस में होते हैं, और मिटियोर्स जब वो हमारी अर्थ की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारे अर्थ सरफेस जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वहाँ पे बर्न हो जाते हैं। तो उनको उस टाइम पे हम कहते हैं मिटियोर्स। और जब वो हमारी अर्थ सरफेस पे आके, ठीक है, नीचे टकरा जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उस टाइम पे वो कहलाते हैं मिटियोराइट्स। ठीक है, अब जब मिटियोर्स आते हैं तो जब मिटियोर्स, अभी मैंने क्या बोला कि वो जल जाते हैं, ठीक है, बर्न हो जाते हैं जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। तो उनका जो आउटर पार्ट होता है वो तो मतलब अच्छे से बर्न हो जाता है। तो उनका कोर वाला पार्ट बेसिकली बचता है। वो कोर वाला पार्ट हमारे अर्थ सरफेस से हिट करता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस पार्ट को एनालाइज करते हैं और अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि मिटियोर्स तो हमारी अर्थ का पार्ट ही नहीं है, तो फिर हम उससे हमारी अर्थ के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं।
इसका आंसर है कि जब मिटियोर्स हैं और हमारी अर्थ सरफेस हैं वो एक ही नेब्यूला, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था नेब्यूला, ठीक है, उसी से फॉर्म हुए हैं। तो फिर मतलब उनका जो अंदर का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो हो सकता है कि सेम ही है। तो इसीलिए हम मिटियोर्स को स्टडी करके अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ जाते हैं अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज, वो है ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। अब तो ग्रेविटी को स्टडी करके हम कैसे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करते हैं। तो ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा है इक्वेटर, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा पोलर एरियाज़ में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और सबसे कम जो होता है वो हमारा इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर पर देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अलग अलग होता है, ठीक है। It is greater near the poles and less at the equator. This is because of the distance from the center of the equator being greater than that at the poles. Gravity values also differ according to the mass of material. अभी जो वेरिएशन हमें देखने के लिए मिला कि यहाँ इक्वेटर पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और ये जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो इस वेरिएशन का क्या रीज़न है कि जो हमारे इंटीरियर का मास डिस्ट्रीब्यूशन है वही इसका मेन रीज़न है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम ग्रेविटी एनोमली की। ग्रेविटी एनोमली क्या होती है, ठीक है, कि इंटीरियर जो है, अभी मैंने बताया कि जो हमारे अर्थ का इंटीरियर है वहाँ पर जो मटेरियल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि जो मटेरियल है वो हर जगह सेम नहीं है। तो इसी वजह से जो ग्रेविटी है वो भी डिफ़र करती है, वो भी हर जगह सेम नहीं होती, ठीक है। इसी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। अब ग्रेविटी एनोमली हमें क्या एनालाइज करने में मदद कर रही है। ग्रेविटी एनोमली हमें बता रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वहाँ पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है। तो इससे बेसिकली हम यही समझते हैं। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना वो मोल्टन आयरन और निकल आउटर कोर में मूवमेंट करते रहते हैं, तो उसी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज करके हम कोर के बिहेवियर और कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पता कर पाते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है सीस्मिक एक्टिविटी। तो सीस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हेंस वी शैल डिस्कस इन सम डिटेल्स, ठीक है। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे लेकिन समझ लेते हैं सीस्मिक एक्टिविटी से बेसिकली हम कैसे पता करते हैं अपनी अर्थ के बारे में। जो इसमें ना एस वेव्स होती हैं तो वो ना लिक्विड में पास नहीं हो पाती, तो इससे हमें पता चलता है हमारी आउटर कोर जो है वो लिक्विड नेचर का है। तो ठीक है, इस तरह से हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सीस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ सीस्मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर, यानी कि जो सीस्मिक वेव्स की स्टडी है उससे हमें अच्छी तरह से इंटीरियर के बारे में पता चलता है, ठीक है। अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या कह सकते हैं? शेकिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ क्या है वो शेक कर रही है, ठीक है, हिल रही है। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, और एक क्या है ये नेचुरल इवेंट है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। अब अर्थक्वेक क्यों आता है? ये आता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है जिसकी वजह से कुछ वेव्स हैं जो जनरेट होती हैं और वो सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करना शुरू करती है, उसी से अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब वाई डज द अर्थ शेक, अर्थ जो है वो शेक क्यों करती है? सबसे बड़ा रीज़न तो मतलब सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा ना कि अर्थ शेक ही क्यों करती है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फोल्ड इज़ अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल rocks along a fault tend to move in opposite directions as the overlying rock strata present them. The friction locks them together. However, their tendency to move apart at some point of time overcomes the friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another abruptly. This causes a release of energy and the energy waves travel in all directions. क्या मतलब हुआ इसका?
इसका मतलब है कि अर्थ शेक होती है जब किसी फॉल्ट लाइन पर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये फॉल्ट लाइन क्या होती है? तो फॉल्ट लाइन बेसिकली कुछ क्रैक्स होते हैं जो हमारे रॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। फॉल्ट लाइंस क्या हैं? क्रैक्स हैं जो हमारे रॉक्स हैं उनके अंदर हैं। अब ये रॉक्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो ये जब रॉक्स हमारे मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। अब ये जो एनर्जी स्टोर होते होते इनका कुछ पॉइंट आता है, किसी पॉइंट के बाद में ये मतलब लिमिट से बाहर हो गई, ठीक है, तो ये उस एनर्जी को रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। कौन? रॉक्स, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होगा? वाइब्रेशन रिलीज होगी, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। इस अब आगे, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है। अब जिस पॉइंट से एनर्जी हमारा रिलीज होना स्टार्ट होती है, यानी कि ये कोई पॉइंट है और यहाँ से एनर्जी हमारी सारी डायरेक्शन में रिलीज हो रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, ठीक है, या फिर हाइपोसेंटर, ठीक है। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। अब आगे, द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस। अब ये एनर्जी चारों तरफ मतलब फैलना शुरू हो जाती है और ये हमारे ऊपर सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे पहुंच जाती है ये, ठीक है, सरफेस पे पहुंच गई। अब सरफेस पे पहुंचने के बाद में द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। अब एपिसेंटर यहाँ पे बोल रहा है वो वाला पॉइंट जो हमारे फोकस से सबसे पास में है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर बेसिकली हमारे फोकस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, 90 डिग्री पे। ये हमारे फोकस पे परपेंडिकुलर, फोकस से परपेंडिकुलर पे होता है। तो ये हमारा हो गया फोकस जहाँ से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो रही है। अब वो वाला पॉइंट सरफेस पर, कहाँ की बात कर रहे हैं? सरफेस पर, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के अंदर का है, ठीक है। लेकिन ये जब एनर्जी रिलीज होते होते सरफेस पे पहुंचती है और जहाँ पे पहली बार इस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया जाता है उसको हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। और ये जो एपिसेंटर होता है ये परपेंडिकुलर होता है फोकस के, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यही समझाया गया है। अर्थक्वेक वेव्स, तो ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फेयर। जो हमारे सारे नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फेयर में ही बेसिकली अकर होते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर अभी हम मतलब आगे अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर्स में, अभी बस इतना समझ लेते हैं कि 200 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस डेप्थ वाले पोर्शन को हम लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये सीस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेव्स रीचिंग द सरफेस, ठीक है, रिकॉर्ड करता है वेव्स को जो हमारी अर्थ सरफेस पर पहुंचती हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? सीस्मोग्राफ। अब जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं बेसिकली हम उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। अब बॉडी वेव्स क्या होती हैं? बॉडी वेव्स बेसिकली वो वेव्स होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर ही ट्रेवल करती हैं, और सरफेस वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जो अर्थ के सरफेस पर ट्रेवल करती हैं। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारा फोकस है, अब फोकस से एनर्जी जो है वो हमारी चारों डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो ये अर्थ के इंटीरियर में अभी एनर्जी जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे जो वेव्स चल रही हैं इनको हम क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स, क्योंकि वो अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। और जो वेव्स हमारी सरफेस पर, ठीक है, ये हमारी सरफेस है, सरफेस पे जो ट्रेवल करेंगी उनको हम कहते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। जो बॉडी वेव्स होती हैं वो एनर्जी के रिलीज होने की वजह से जनरेट होती हैं एट द फोकस, फोकस से एनर्जी हमारी रिलीज होती है, एंड मूव इन ऑल डायरेक्शंस, और सारी डायरेक्शंस में वो मूव करती है ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की बॉडी के अंदर, ठीक है। हेंस द नेम बॉडी वेव्स, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स इंट्रैक्ट विद द सरफेस रॉक्स। अभी जो बॉडी वेव्स है ये सरफेस रॉक से इंट्रैक्ट करती हैं और फिर जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स, और फिर न्यू सेट ऑफ वेव्स को जनरेट करती हैं जिन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं, ठीक है। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? सरफेस के अलोंग मूव करती हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल। अब जो ये वेव्स हैं इनकी वेलोसिटी अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग होती है, ठीक है। डेंसर द मटेरियल दी हायर द वेलोसिटी। जितना डेंस मटेरियल होगा वेव की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। अभी हमने बेसिकली बात की यहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स की, तो अर्थक्वेक वेव्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो हमारी
अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और सरफेस वेव्स जो सरफेस पे आके ट्रेवल करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है बॉडी वेव्स की, तो बॉडी वेव्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में, एक होता है पी वेव्स और एक होता है एस वेव्स, ठीक है। सो पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर दी फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। जो पी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो हमारी फास्टर मूव करती हैं और सबसे पहले सरफेस पर पहुंच जाती हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, पी फॉर प्राइमरी, ठीक है। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। पी वेव्स आर सिमिलर टू साउंड वेव्स, और जो ये पी वेव्स होती हैं ये साउंड वेव्स के सिमिलर ही होती है, उन्हीं की तरह होती हैं, ठीक है। दे ट्रेवल थ्रू गैशियस, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स, यानी कि जो हमारी प्री वेव्स होती हैं, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, वो तीनों मीडियम से पास हो सकती हैं, गैस से भी, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी, ठीक है। अब हम बात करें सॉलिड वेव्स, एस वेव्स की, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये थोड़े टाइम बाद सरफेस पर पहुंचती हैं, क्योंकि फास्टर कौन है, हमारी प्राइमरी वेव्स, तो जो सेकेंडरी वेव्स की स्पीड है वो कम होती है प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन में, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, और एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट एस वेव्स इज़ दैट दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो केवल सॉलिड मटेरियल से ही पास हो पाती हैं, और जबकि हमने देखा था जो प्राइमरी वेव्स हैं वो हमारे तीनों मीडियम से पास हो जाती हैं, लेकिन सेकेंडरी वेव्स सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ही पास होती हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हम स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था सीस्मिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो सीस्मिक एक्टिविटीज़ में मैंने बताया था कि जो एस वेव्स हैं यानी सेकेंडरी वेव्स वो केवल सॉलिड से पास करती हैं, सॉलिड मीडियम से, तो हमें पता चल सकता है ना कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वहाँ से पी वेव्स हमारी पास हो रही हैं तो यानी कि तीनों तरह के वहाँ पर हमें मटेरियल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन एस वेव्स अगर वो पास नहीं हो पा रही तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर सॉलिड मटेरियल नहीं है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो हमारी सरफेस वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं, ठीक है। सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली बिल्डिंग्स और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको इम्पैक्ट करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की संभावना भी क्रिएट कर देती हैं। कौन? सरफेस वेव्स। हम बात कर रहे हैं सरफेस वेव्स की, ठीक है। सरफेस वेव्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा था टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, तो बॉडी वेव्स में पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं सरफेस वेव्स की, तो सरफेस वेव बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बिल्डिंग्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी अर्थ सरफेस पे उसको डायरेक्ट डैमेज करती हैं। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर्स, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं जब वो प्रोपेगेट करती हैं तो ये अलग अलग मटेरियल्स में ट्रेवल करती हैं। As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks which they pass. P waves vibrate parallel to the direction of the waves. अब जो P waves होती हैं, P waves यानी कि प्राइमरी वेव्स, तो ये वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, उसी के पैरेलल हमारी पी वेव्स जो है वो वाइब्रेट करती हैं। एक्सर्ट प्रेशर ऑन द मटेरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। As a result, it creates density differences in the material leading to stretching and squeezing of the material. Other three waves vibrate perpendicular to the direction of the propagation. The direction of the vibration of S waves is perpendicular to the waves direction in the vertical planes. और जो S waves होती हैं वो हमारे waves के perpendicular वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में, और इसी वजह से ये ट्रोज एंड क्रेस्ट को भी क्रिएट करती हैं। सरफेस वेव्स आर कंसिडर टू बी मोस्ट डैमेजिंग, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग भी होती हैं सरफेस वेव्स। तो सो बेसिकली प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स का क्या मतलब है? अर्थक्वेक वेव्स जब प्रोपेगेट करती हैं तो ये अलग अलग मटेरियल में ट्रेवल करती हैं। ये वेव्स कंप्रेस और स्ट्रेचिंग होने की वजह से मटेरियल में से गुजर के अपना इफेक्ट प्रोपेगेट कर देती हैं, ठीक है। और अभी हमने देखा था कि जो पी वेव्स होती हैं और एस वेव्स उनकी डायरेक्शन और वेलोसिटी डिफरेंट होती है, जो वेव की प्रॉपर्टीज़ और अर्थ के इंटीरियर के नेचर को समझने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, इसलिए हमें वेव्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है।
इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन। तो शेडो जोन क्या होता है? शेडो जोन बेसिकली वो रीजन होता है जहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। ये जोन कब बनती है? तो ये जोन हमारी जब क्रिएट होती है जब वेव्स किसी एंगल पर ट्रैवल करते हुए किसी स्पेसिफिक रीजन तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। शेडो जोन की स्टडी से हम इंटीरियर ऑफ स्ट्रक्चर और लेयर्स का बिहेवियर, उसके बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता कर पाते हैं, ठीक है। तो शेडो जोन का समझ में आ गया। शेडो जोन बेसिकली वो वाला रीजन होता है जहाँ पर हम अर्थक्वेक वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये जो हमारे पास में फिगर हैं ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में पी वेव का शेडो जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये पी वेव का पाथ है, ठीक है। ये पी वेव का पाथ है सारा, यहाँ पर ये कॉलम में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे लिखा है पी वेव शेडो जोन, पी वेव शेडो जोन। तो शेडो जोन अभी हमने पढ़ा कि वो वाला रीजन जहाँ पर हम वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये वाला जो रीजन है ये वो रीजन है जहाँ पर हम पी वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमें पता है कि जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जब ये कोर के पास से गुजरती हैं तो कुछ स्पेसिफिक एंगल पर वो डिटेक्ट नहीं हो पाती। और ये शेडो जोन जो है पी वेव्स का, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहा है? 105 डिग्री से 145 डिग्री तक, ठीक है। तो ये इसका क्या है? शेडो जोन है। किसका? पी वेव्स का। अब इसी तरह अगर हम बात करें एस वेव का शेडो जोन, तो यहाँ पर ये पी वेव रे पाथ, ठीक है, यहाँ पर ये कोर है, ये एस वेव का शेडो जोन, यानी कि ये सारा जो रीजन है तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि जो एस पी वेव का शेडो जोन है, पी वेव का शेडो जोन वो छोटा सा है, यानी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में जो एस वेव्स का शेडो जोन है वो बड़ा है। और एस वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि ये सिर्फ हमारी सॉलिड, मीडियम से ही पास हो पाती हैं। तो एस वेव का शेडो जोन कहाँ से है? 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, ठीक है। तो एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं और ये लिक्विड कोर में पास नहीं होती हैं, इसलिए एस वेव्स का शेडो जोन जो है वो हमें ज़्यादा बड़ा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ना बेसिकली वही सब लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव एस वेव्स। इसको एक बार आप पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की। तो मोस्ट कॉमन one are the tectonic earthquake. These are generated due to sliding of rocks along a fault line. तो जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है ये बेसिकली हमारा सबसे कॉमन टाइप का अर्थक्वेक है जो रॉक्स के फॉल्ट लाइन के स्लाइड होने के कारण बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल क्लास ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज समटाइम रिकॉग्नाइज्ड एज वोल्केनिक अर्थक्वेक। हाउएवर दीज आर कन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। तो दूसरा जो हमारे पास में अर्थक्वेक है वो है वोल्केनिक अर्थक्वेक। तो वोल्केनिक अर्थक्वेक बेसिकली स्पेशल टाइप का अर्थक्वेक है जो एक्टिव वोल्केनोज के एरिया में ही होते हैं और कन्फाइंड होते हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के नियर बाई एरिया में होते हैं, ठीक है। समझ में आ गए दोनों। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। In the areas of intense mining activity, sometimes the roof of underground mines collapse, causing minor tremors. These are called collapse earthquake. तो collapse earthquake basically mining, यानी जब ज़मीन के अंदर रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स को निकालने के लिए डिगिंग की जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग क्यों करते हैं हम? ज़मीन के अंदर से रिसोर्सेज को निकालने के लिए तो डिगिंग की जाती है वहाँ पे। तो कुछ जगह पर छोटे मोटे ट्रैमर्स, ठीक है, हो सकते हैं। उसकी वजह से ये ट्रैमर्स कभी कभी माइन के रूफ या ज़मीन के अंदर कोलैप्स की वजह से हो जाते हैं, और इन्हीं अर्थक्वेक्स को हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक, ठीक है। ये यूजुअली माइनर यानी कि छोटे अर्थक्वेक्स होते हैं। तो बेसिकली वही है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर Ground shaking may also occur due to the explosion of chemical or nuclear devices. Such tremors are called explosion earthquake. यानी कि जो फोर्थ कैटेगरी हमारे पास में आई है दैट इज एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो ग्राउंड शेकिंग कभी कभी किसी केमिकल या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो ग्राउंड में ट्रेमर्स कॉज करती हैं, और ऐसे अर्थक्वेक को ही हम कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी हमारे पास में आती है दी अर्थक्वेक्स दैट अकर इन द एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वोयर्स आर रिफर्ड टू एज रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। तो बेसिकली
फिफ्थ कैटेगरी में हमारे पास में रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आता है। तो कभी कभी लार्ज रिजर्वोयर्स, ठीक है, जैसे कि कोई बड़ी लेक हो गई या फिर डैम्स हो गए, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बनाए गए होते हैं, ठीक है, यानी कि डैम्स ह्यूमन ही बनाते हैं, नेचुरल तो नहीं होते वो, ठीक है, तो उनके नीचे प्रेशर के चेंजेस की वजह से भी अर्थक्वेक हो जाते हैं, तो इनको रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहा जाता है। यानी कि रिजर्वोयर्स के नीचे के एरिया में प्लेट्स में स्ट्रेस बढ़ने की वजह से कुछ ट्रेमर्स जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ओके।